बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर है एज़मा। इस वर्ड को एस्थमा लिखा जाता है और बहुत सारे लोग रॉन्गली इसको प्रोनाउंस करते हैं एस्थमा। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन एज़मा है और जिस पेशेंट को हो जाता है हम उसे कहते हैं एज़मेटिक। यानी अगर किसी पेशेंट को एस्थमा हो जाए तो सही लफ्ज़ ये है एज़मा कहना और वो एज़मेटिक हो जाता है। ये एज़मा है क्या चीज़, इसका पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एलर्जी की एक किस्म है और ये क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ये हमारी जो ट्रैकिया है, सांस की नाली, जो एयर पैसेज वे है, वो जाकर आगे दो नालियों में तकसीम हो जाती है। 2 डक्ट बन जाते हैं, 2 ट्यूब्स बन जाती हैं। ये सांस की जो नाली है, जो ट्यूब्स हैं सांस की, उनको हम ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कहते हैं। वो एक्चुअली उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो सिकुड़ जाती हैं और वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन। इसके साथ साथ नैरो हो जाते हैं एयर पैसेज वे। वो जो ट्यूब हैं वो सिकुड़ कर बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा जी, नॉर्मल है ये वाली ट्यूब, ये ब्रोंकियोल इसे आप समझ लें। इस ब्रोंकियोल में आप ये अंदर वाली साइड पर ये देख सकते हैं एयर पैसेज वे है, जहाँ से एयर इन और आउट होती है इस पूरी ट्यूब के अंदर। इस तरह से ये एल्वोलाई मैंने बनाए हैं बहुत सारे, और ये पूरा ब्रोंकियोल और जो है ना ये आगे जाकर ब्रोंकस है। और ये हम देख सकते हैं यहाँ से एयर इन होगी और बैकवर्ड जाएगी एल्वोलाई के पास, और एल्वोलाई से फिर एयर आ रही होगी जो गिव ऑफ की जाएगी, बाहर निकाली जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा आपको ओपनिंग नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा रास्ता नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए वो अंदर चला जाता है। लेकिन जिसको एज़मा हो जाए, जो एज़मेटिक हो जाएगा, उसकी ये जो पैसेज है, ये जो रास्ता है पूरी ट्यूब के अंदर, ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है। और उसका डायामीटर आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि कितना कम हो गया है डायामीटर जी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि एयर पैसेज वे एस्थमेटिक पर्सन का वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। और जिस वक्त अटैक हुआ होता है, अटैक के दौरान, अटैक मीन ये कि जिस वक्त एज़मा की कंडीशन प्रिवेल कर जाती है, उस पेशेंट के ऊपर छा जाती है, तो उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसका डायामीटर कम हो जाता है। उस पूरी ट्यूब के अंदर जो एयर पैसेज वे है वो रिड्यूस कर जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। तो इस तरह से एज़मा बड़ी ख़तरनाक किस्म की कंडीशन है। ये है जिस वक्त अटैक हो जाए एज़मा का, और उसी एज़मेटिक पर्सन का जब उसको अटैक नहीं हुआ वो होता, नॉर्मली वो जब फिर रहा होता है, तो उस वक्त भी उसका डायामीटर कम होता है। ये वो डायामीटर है उसकी ट्यूब का जो आप देख सकते हैं कि जिनको एज़मा नहीं होता, जो एज़मेटिक नहीं होते, ये एज़मेटिक का है और ये ड्यूरिंग अटैक एज़मेटिक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी और एयर पैसेज वे टोटली तौर पर नैरो हो जाएगा और एयर का पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसका साइन क्या है जी, कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को एज़मा है? इसका साइन ये है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कि सांस लेने में उसको दुश्वारी पेश आएगी। पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं, ये मेन चीज़ डिस्कस करने की है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपको उसके कॉज का पता न चल जाए। पहली बात यही होती है प्रिवेंटिव मेजर्स, हिफाजती तदाबीर लेना। अब उसमें यही होता है कि आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस डिज़ीज़ को कॉज कर रही है। जो चीज़ उस डिज़ीज़ को कॉज करती है उसी चीज़ से अवॉइड करना ही सबसे पहली चीज़ होती है जिससे हम बच सकते हैं। तो इसमें अलर्जेंस, स्पेशली अलर्जेंस हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, उस एलर्जी की रीज़न से ये कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। उसमें मैं एलर्जन बता देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं जी। डस्ट है, मट्टी के ये पार्टिकल्स होते हैं, सॉयल पार्टिकल्स,
डस्ट के एरिया में आपको पता है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, आते जाते हैं, तो जहाँ पे डस्ट उठी होती है उस डस्ट की वजह से सांस की नाली में जो है एलर्जी हो जाती है और उस वजह से प्रॉब्लम आ जाता है और सांस नहीं ले होता। दूसरे नंबर पर है स्मोक। स्मोक, ये सिगरेट स्मोक भी हो सकता है और ये पास बैठा हुआ बंदा जो पैसिव स्मोकिंग के ज़रिए आपके बॉडी में स्मोक भेज रहा है, आप इनहेल कर रहे हैं उसके स्मोक को, वो भी हो सकता है। इसके अलावा कहीं पर बर्निंग या कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, वहाँ से स्मोक उठ रहा है, उससे भी हो जाता है। इसके अलावा परफ्यूम है, फ्रेगरेंस जो है, कुछ लोगों को फ्रेगरेंस यानी परफ्यूम की वजह से भी हो जाता है। और पोलन्स, बहुत सारे लोगों को मार्च और अप्रैल में जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, बाहर का मौसम आता है, तो ये बहुत सारे पोलन्स जो हैं वो हमारे एयर के अंदर मौजूद होते हैं। उन पोलन्स के इनहेल होने की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर एज़मा हो जाता है जी। अब ये करते क्या हैं, ये डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, ये पोलन्स हैं, ये क्या करते हैं जाकर, ये इमीडिएट फौरी तौर पर एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ओवर हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा सुकड़ जाती हैं वो ट्यूब्स, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस जो है वो बहुत ज़्यादा सुकड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा जी। उसके बाद हम देखते हैं ये सिम्टम्स क्या हैं इसके। ये सिम्टम्स वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। वेरी का मीनिंग है बदल जाते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन से हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, के सांस की तंगी आना, उसको वीजिंग होना, कफिंग होना, खांसी वगैरह, चेस्ट टाइटनेस, ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये कॉमन है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस। अब अगर किसी बंदे को ये हो जाता है एज़मा, तो उसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? उसके ट्रीटमेंट के लिए यही है कि आप ऐसे केमिकल्स देंगे जो डायलेट कर देंगे ब्रोंकियोल्स को। अब डायलेशन ये होता है फैला देना, एक्सपैंड कर देना। तो इस एज़मेटिक डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर क्या हुआ था कि कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी ट्यूब्स की, एयर पैसेज वेज की कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन ली जाए जो डायलेशन कराए, जो कॉन्स्ट्रिक्शन का अपोजिट है, जो उलट है, ताकि वो जो ब्रोंकियोल्स हैं या ब्रोंकस हैं वो ओपन कर जाएं, उनका डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाए, एयर पैसेज वेज जो है ओपन हो जाए और एयर इजीली उसमें मूव कर सके। नंबर 2, आपने अक्सर देखोगे कि एज़मेटिक पर्सन जो हैं या जिनको एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है सांस लेने में, तो उनको इनहेलर लेते हुए देखा होगा आपने। वो अपने माउथ में डालते हैं और कुछ बाज़ दफ़ा एवल या इस तरह के इंजेक्शन या मेडिसिन वगैरह जो हैं वो इनहेलर में डाल के उनको इनहेल किया जाता है, क्योंकि एवल वगैरह या इस तरह के जो मेडिसिन हैं वो जाके डायलेट कर देते हैं मसल्स को, ब्रोंकियोल्स के और ब्रोंकस के मसल्स को डायलेशन करते हैं। अच्छा, कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज में मैं बताना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा तौर पर क्या चीज़ है कि ये जो केमिकल्स हैं ये जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर होते हैं ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है जी, ये जो एलर्जेंस जितने भी हैं ये हमारे बॉडी में जैसे ही एंटर होंगे तो हमारे बॉडी में हिस्टामाइन पैदा होगा। हिस्टामाइन जो है ब्लड में आएगा, ये एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। ये क्या करता है जाके, ये सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स करवाता है। ठीक है, ये हिस्टामाइन हमारे आमतौर पर ब्रेन के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, तो ये जाकर क्या करता है ब्लड में जाता है, फिर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आकर हमारे ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकस के अंदर जाकर सीवियर किस्म की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी वो एयर पैसेज वे सुकड़ जाता है और हम ये कह देते हैं कि ये अब पर्सन एस्मेटिक हो गया, इसको एज़मा हो गया है जी। एक्स्ट्रा नॉलेज में जो बुक से थोड़ा सा आउट भी है, ये चीज़ें मौजूद नहीं है, कुछ मैं ये भी बताना चाहता हूँ। स्पोर्स, ये भी एलर्जेंस हैं। कोल्ड, सर्दी का होना, कुछ लोगों को सर्दी की वजह से भी हो जाता है, शदीद सर्दी में कुछ लोग एस्मेटिक हो जाते हैं। और ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासब, जिस तरह सर्दियों में हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है तो सर्दियों की वजह से या नमी के ज़्यादा होने की वजह से भी कुछ लोगों को एज़मा हो जाता है जी। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें ये चाहिए, एज़मा जो है इसकी कई टाइप्स हैं। अडल्ट ऑनसेट,
जब कोई बच्चा जब कोई डेवलपमेंट के उसमें प्रोसेस में आता है, अडल्ट बॉडी जब बनता है, अडल्ट जो है अडल्टनेस आते ही, ऑनसेट ऑफ अडल्टनेस, अडल्ट बॉडी बनते ही बाज़ दफ़ा कुछ अरसे के लिए वो बंदा एस्मेटिक हो जाता है, लेकिन बाद में वो ख़त्म भी हो सकती है। इस तरीके से कुछ एलर्जिक एज़मा है, ये एलर्जन मैंने बहुत सारे बताए हैं जिनकी वजह से एलर्जिक एज़मा हो जाता है। कुछ नॉन एलर्जिक भी है, यानी जिसके बिहाइंड एलर्जेंस नहीं होंगे, कोई और चीज़ मौजूद होगी जिसकी वजह से, जिस तरह टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं जो उस बंदे को नॉन एलर्जिक टाइप के एज़मा कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी एज़मा हो सकता है। बाज़ लोग एक्सरसाइज जैसे करते हैं उनके सांस उखड़ जाते हैं और वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अगर वो एक्सरसाइज ना करें तो नॉर्मल रहते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी वेट उठाते हैं तो उस वक्त उनके एज़मेटिक कंडीशन प्रिवेल कर जाती है। COPD ये भी एज़मा में ही काउंट की जाती है। COPD क्या है? C फॉर क्रॉनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, P फॉर पल्मोनरी और D फॉर डिजीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD ये जेनेटिकल डिजीज़ आजकल बन चुकी है और ये फैमिलीज़ के अंदर रन भी करती है। बड़ी ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ है। इसमें भी यही होता है कि जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंकियोल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। इसमें भी म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो होता है, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये इनहेरिटेड हो चुका है। अब ये फैमिलीज़ में रन करता है। लास्ट वाला मैंने लिखा है ऑक्यूपेशनल जो एज़मा है ये इस तरह का है कि ये पेशे कुछ लोग ऐसे अख्तियार करते हैं जहाँ पर एलर्जेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग जो हैं वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में काम करते हैं, बाज़ लोग मेटलर्जी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन की रीज़न से वहाँ पर ऐसी गैसेस या ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उसके बॉडी को एज़मेटिक कर देते हैं। तो ये तो थी जी कुछ टाइप्स एज़मा की जो हमने डिस्कस करनी थी। इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा एसिड फ्यूम्स की। बाज़ दफ़ा हम फूड मटेरियल ऐसा खाते हैं कि जिसमें एसिड होता है या जो जाके हमारे स्टमक को स्टिमुलेट करता है, तो स्टमक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हद से भी ज़्यादा रिलीज़ कर देता है। या हम फूड ऐसी एसिडिक ले लेते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये कार्बोनेटेड होते हैं, कार्बोनिक एसिड होता है उनके अंदर, और इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। और जैसे स्टमक में एसिड आया ज़्यादा हो जाएगा और उसके फ्यूम बन कर ओसोफेगस के अंदर आएंगे और ओसोफेगस से वो ऊपर फेरेंक्स में आ जाएंगे उसके फ्यूम्स, और वो ऑटोमेटिकली हमारे जो लेरेंक्स है और फिर ट्रैकिया है उससे होते हुए हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स के अंदर चले जाएंगे, और वो एसिडिटी जो होगी वो सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन का सबब बनती है ब्रोंकियोल्स में भी और ब्रोंकस के अंदर भी। तो बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की वजह से भी ये एज़मा हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को कुछ फूड हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि इससे भी अवॉइड करना चाहिए। मे बी ये फूड भी जो है एज़मेटिक बना देती है बंदे को। तो जो एज़मेटिक हो चुके हों उनके लिए है कि जो एज़मेटिक हो चुके हैं उनको चाहिए वो एग्स, काउज मिल्क, पीनट, ट्री नट, सोए, फिश और श्रिम्प कल्चर जो है इस तरह की फूड से वो अवॉइड करें, और गोश्त जो है उसके खाने से भी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। एसिडिटी भी हो सकती है और उस वजह से एसिड फ्यूम जाके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन जो एलर्जन थे वो एलर्जन तो वही हिस्टामाइन प्रोड्यूस करवा देते हैं, और हिस्टामाइन की वजह से सीवियर किस्म की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बड़ा क्लियर देखा है कि नॉर्मल कैसे है, एज़मेटिक जो पर्सन है वो आम हालात में कैसे होगा, और जब जिस वक्त उसके ऊपर अटैक हुआ होगा तो फिर आप देख सकते हैं उसके जो ट्यूब्स हैं वो कितनी ज़्यादा क्लोज हो चुकी होती हैं, उनका डायमीटर कम हो चुका होता है और उसके अंदर से एयर पैसेज वे तंग हो चुका होता है और उसको सांस लेने में किस कदर तकलीफ़ होती है। तो इससे सिर्फ यही हो सकता है कि हम
प्रिवेंटिव मेजर्स, हिफाजती तदाबीर ही इसमें लें ताकि हम इनसे बच सकें। तो एज़मा जो है इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ अवॉइड करना चाहिए ऐसी फूड से, एलर्जन से, बाहर डस्ट पार्टिकल से, और हर तरह की सेहत और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।